हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि अभी 25 को BHU MCOM एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके पेपर को मैंने एनालिसिस किया। तो जैसा मैं पहले से आप लोग को बताता रहा हूँ कि जो BHU BCom एंड MCOM का आपका सिलेबस है काफ़ी कुछ मैच करता है। तो अगर आप BHU MCOM एंट्रेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वैसे क्वेश्चंस आप लोग के भी एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस के। कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन हम बोलें कि जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग, ये सब दोनों लोगों को पढ़ना होता है। तो मैंने क्या किया कि जो MCOM का पेपर आया था उसका आंसर की का वीडियो बनाया है। अभी 2 पार्ट बना चुका हूँ, दोनों अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए जितने भी लोग BCom एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो MCOM एंट्रेंस का जो पेपर डिस्कशन का वीडियो है वो ज़रूर देखिए कि और आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर आप हम कहें कि क्लासेस देख रहे हैं और फिर PDF प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ एंट्रेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम वो क्या करें, सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट क्लियर ना करें, तो ऐसे लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं MCOM एंट्रेंस में वो हैं बहुत ईजी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि हम कहेंगे कि आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 दो हो चुके हैं, पार्ट 3 जल्द से जल्द कोशिश है कि आज ही अपलोड हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो पहले क्वेश्चन आप सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन कौन से सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन हैं जिनका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने आपको स्टाफिंग के बारे में बताया था। तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं डायरेक्टिंग की। मीन्स जब हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं प्रॉपर तरीके से उनको हम उनके सारे कामों को बता देते हैं तो फिर उनको समय समय पे क्या करना पड़ता है, उस कार्य को करने के लिए दिशा निर्देश देना पड़ता है। तो आज हम उसी टॉपिक को चल रहे हैं कवर करने। तो देखिएगा डायरेक्टिंग बेसिकली होता क्या है। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। कहने का मतलब कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम क्या करें कि इंस्ट्रक्शन दे कि किसी भी कार्य को जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे उनको कार्य करना है। समय समय पे इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम उनको गाइड करते रहें। मीन्स अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है बीच में कार्य के दौरान उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे। फिर हम कहें कि उनको हम मोटिवेट करते रहे, इंस्पायर करते रहें। कि कहने का मतलब कि अगर कभी लगता है कि नहीं उनका मोरल डाउन हो रहा है, वो खुश नहीं है, तो जान लीजिए कि अगर उनका मोरल डाउन है या हम कहें कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम का इफेक्ट उनके वर्किंग पे भी पड़ने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको क्या करें, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें ताकि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो आसानी से अचीव किया जा सके। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। मीन्स कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टिंग की अगर बात की जाए तो डायरेक्टिंग ये है कि सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को आप ये बताइए कि उनको करना क्या है, और उसके बाद ये देखिए कि क्या जो आपने उनको बताया है वो अपने बेस्ट पॉसिबल वे में कर रहे हैं। मीन्स जो उनका हम कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल है, जो उनकी पूरी क्षमता है, क्या उस पूरी क्षमता के साथ वो उस कार्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अगर बात किया जाए फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग तो देखिएगा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, other function prepare a base of setting of action, how action has to be carried on the directing initiate and starts by giving direction or instruction the manager get the work started in the organization। कहने का मतलब है कि जो डायरेक्टिंग का फर्स्ट फीचर है कि यार डायरेक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे हम कहें कि किसी कार्य को स्टार्ट करने का पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है। मीन्स सबसे पहले आप उनको बताइए कि उनको कैसे करना है काम। फिर बात की जाए कंटिन्यूइंग फंक्शन, तो डायरेक्टिंग जो है देखिए कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कि अब यहाँ क्या है कि बोला जाए कि एम्प्लॉयज़ को आप स्टार्टिंग में बताइए उनको क्या काम करना है, फिर वो जो काम कर रहे हैं उसको गाइड करते रहिए कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, मॉनिटर करते रहिए। एंड साथ ही साथ हम बोलें कि उनको मोटिवेट भी करते रहिए कि मीन्स अगर कभी उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उनका मोरल हाई रहे। ठीक,
देखिए बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर टॉपिक हम कहें कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा को रिलेट करेगा। और ओवरऑल हम बोले कि बिजनेस मैनेजमेंट की जब बात होती है मीन्स मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं कि मेरा मेन टारगेट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान देखेंगे, जो भी हम कहें कि बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक आप पढ़ेंगे वहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है उसी को। मोस्ट प्रायोरिटी चीज़ें जो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल। फिर देखिए डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। अब बात किया जाए कि डायरेक्टिंग का दिशा निर्देशन, तो ये हम कहें कि हर लेवल पे डायरेक्टिंग का जरूरत पड़ता है। मीन्स दिशा निर्देशन हर जगह, कि टॉप लेवल पे भी जरूरत पड़ रहा है, फिर हम कहें कि मिडिल लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे, हर लेवल पे क्या होता है कि वहाँ पे आप हर किसी को बताना पड़ेगा कि उनको क्या काम करना है, फिर उनके काम को समय समय पर आप कर सकते हैं कि उनका मूल्यांकन करना। ठीक, फिर डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर बेसिकली बात की जाए डायरेक्टिंग की जो बात होती है एक टॉप टू बॉटम चलती है। मीन्स हम कहें कि दिशा निर्देशन जब देना होता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बॉटम लेवल का है वो अपने ऊपर वाले के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिशा निर्देश कभी नहीं दे सकता। तो जब भी डायरेक्टिंग की बात की जाए तो इसका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाए आपको, तो ये बेसिकली जो डायरेक्टिंग चलता है ये टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज बेसिकली एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। अब देखिए जो डायरेक्टिंग की बात आ रही है कि बेसिकली अगर बोला जाए डायरेक्टिंग क्यों किया जा रहा है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हों वो अच्छे से काम कर सकें और हम कहें कि सही टाइम पे सही तरीके से काम को कर सकें, इसीलिए तो हम डायरेक्टिंग कह रहे हैं। मीन्स उनको दिशा निर्देश टाइम टू टाइम देते रहते हैं। फिर बात है ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स स्टडी एंड मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर and it improves interpersonal and intergroup relationship। अब देखिए बेसिकली जो डायरेक्टिंग की बात की जाए तो इसमें टोटली हम बोलें कि मानव का मीन्स हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका समावेश है। कि क्या है कि उन एम्प्लॉयज़ को समय समय पे चीज़ें बताना कि उनको क्या करना है। फिर हम कहें कि यहाँ पे देखिए इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप रिलेशंस। मीन्स हम कहें कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ काम करते रहते हैं। फिर इंटरपर्सनल, या हम बोले आपको कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम आपको बताए थे, तो ये डायरेक्टिंग में इन चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है कि फॉर्मल ग्रुप बने ही और साथ ही साथ इनफॉर्मल ग्रुप भी बने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो और इसका हम आपको पहले भी बता चुके थे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के, और डिमेरिट्स क्या होते हैं। अगर डिमेरिट्स को हम मिनिमाइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंस हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो टू इनिशिएट एक्शन। अब अगर बात की जाए कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन आप कर लिए हैं, तो अगर उनको हम कहें कि आप क्या करना है ये नहीं बता रहे हैं तो वो कभी भी कहें कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए कोई अगला स्टेप नहीं लेने वाले हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है कि ये एक्शन के लिए मीन्स उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मीन्स उनको क्या करना है उसके लिए हम कहें कि एक राह दिखाता है। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और सबका हम कहें कि बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्ट्स है, उसको अचीव करना होता है। अगर हम कहें कि हर डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ का कंबाइंड रूप में जो हम देखें कि एफर्ट्स है वो किसके लिए है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को हम कहें कि एक साथ समन्वय में बैठाना ये डायरेक्टिंग ही कर सकते हैं। फिर मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ये तो जाहिर से बताया कि डायरेक्टिंग में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन हो रहा है, कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, समय समय पे उनको क्या करिए, मोटिवेट करते रहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक, बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर कि जैसे हम बताएं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या हो सकता है कंपटीशन आ जाए, या वहाँ के एम्प्लॉयज़ दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए हम कहें कि उनके बीच में एक समन्वय बैठाने का काम जो करता है ये डायरेक्टिंग ही कर सकता है। फिर टू फैसिलिटेट चेंजेस। कि अब देखिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे समय आते हैं कि मीन्स हम कहें कि नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती हैं, तो बेसिकली अगर हम बोलें कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करना जल्दी पसंद नहीं करता है।
लेकिन हम कहें कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्टिंग कर रहे हैं, मीन्स प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयज़ को समझा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स को, हर चीज़ों को, तो वो उस चेंजेस को, मीन्स हम कहें कि जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। अब चेंजेस में बहुत सी चीज़ें हो सकती है कि केवल आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं, जैसे हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइमिंग चेंज कर दिया जाए, फिर हम कहें कि वर्किंग कल्चर चेंज कर दिया जाए, ठीक, तो ग्रुप चेंज कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो अक्सर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ उसका विरोध करते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि उनको प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब देखिए कुछ सिद्धांत हैं प्रिंसिपल का, मीन्स डायरेक्टिंग्स के दिशा निर्देशन के, वो क्या है कि पहला आपका देखिए मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। देखिए कि जब डायरेक्टिंग की बात आती है, मीन्स हम बोलें कि जो एम्प्लॉयज़ स्टाफिंग में आप क्या करते हैं कि हर एम्प्लॉयज़ को उसके एबिलिटी के अनुसार क्या करते हैं कि उस कार्य पे लगाते हैं जिसमें वो हम कहें कि ज़्यादा खुश रहे, जिसके लिए वो योग्य है। अब साथ ही साथ अब यहाँ पे केवल उस एम्प्लॉयज़ को उस कार्य पे लगा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब काम होता है डायरेक्टिंग का। मैं जो एम्प्लॉयज़ लगाया गया है तो उसके अंदर बोले बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं कि उस टैलेंट्स को निकालने का काम डायरेक्टिंग कर सकता है। मीन्स एक हम कहें कि जो हमारा सुपरवाइज़र है, कि अभी आप आगे देखेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी आगे, तो वो हम कहें कि उसको इस तरीके से मोटिवेट करे कि एम्प्लॉय जो है कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हित में ही अपना हित समझने लगे। मीन्स अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आगे बढ़ेगा तो तब वो भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वो अपना 100% देने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए कि फिर वही चीज़ यहाँ पे भी निकल कर रहे हैं कि मीन्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, कि उनमें सामंजस्य बैठाना। कि क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इन हार्मोनी विच ईच अदर विथ ईच अदर। कहने का मतलब कि जब हम कहें कि पहला आपका था मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, मीन्स जब वो अपना 100% देगा तो उसके बाद वो 100% क्यों देगा अपना, कि जब उसको ये दिखे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा वर्क करेगा, कि मीन्स यहाँ पे अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो कल को हमें इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, या हमारा प्रमोशन हो सकता है। तो इस चीज़ें जब उसको बताई जाएंगी तो वो क्या करेगा कि अपने दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कर सकते हैं कि एक बैलेंस वे में फ्यूचर में आगे बढ़ते रहेंगे। आगे देखिए कि अ मैनेजर मस्ट डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट in such a way that they feel the organizational objectives are in their own interest। कहने का मतलब कि जो हमारा डायरेक्टिंग का काम है कि मतलब एम्प्लॉयज़ को हम इस तरीके से समझाएं कि उनको कम्युनिकेट करें चीज़ों को, उनको ये समझ में आए कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेंगे, तो साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे, मीन्स हमारा भी ग्रोथ होने वाला है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे, यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए क्या कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली बिकॉज ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड एंड विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। On the other hand, if employees receive orders from more bosses, he gets chance to give excuses। अब देखिए कि यहाँ पे ओवरऑल हम बोले कि यूनिटी ऑफ कमांड की बात जो है कि जब भी डायरेक्टिंग की बात है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ का एक सुपरवाइजर क्या कीजिए, अपॉइंट कीजिए। अगर मोर देन वन सुपरवाइजर अपॉइंट किए गए तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफ्यूज रहेंगे कि किसकी बातों को माने, किसकी बातों को ना माने। और साथ ही साथ कि कल को अगर आप जो वो काम कर रहे हैं उस पर हम कहें कि कंट्रोलिंग का नियंत्रण की बात आएगी, कि मीन्स अगर कल को कुछ जो आप स्टैंडर्ड दिए थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, वेरिएंस आता है, उसके रीजन्स आप पूछेंगे तो एक्सक्यूज दे सकते हैं कि नहीं हमने तो अपने अकॉर्डिंग किया लेकिन वो हमें क्या किया, गलत चीज़ें बताएं। तो मीन्स जब दो से अधिक बॉसेज एक एम्प्लॉयज़ के हो जाते हैं तो क्या करता है कि कामों को एक दूसरे पे, मीन्स जो गलती होती है किसी दूसरे बॉस पे टाल सकता है। ठीक, तो इसलिए हमेशा अगर आप बेटर क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ का यूटिलाइजेशन चाहते हैं कि और हम कहें कि बेटर मैनेजमेंट चाहते हैं तो हर ग्रुप ऑफ पर्सन के, मीन्स जो हम कहें कि हर डिपार्टमेंट का एक ही सुपरवाइजर अपॉइंट करना चाहिए। ठीक, ताकि वहाँ पे हम कहें कि कल को जब भी कंट्रोलिंग की बात आए, नियंत्रण की जो फीडबैक की बात है वो आप आसानी से कंप्लीट कर सकें, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। According to this principle, the technique selection for guiding, instruction and motivating subordinates should be appropriate। अब देखिए कि यहाँ पे जो बात आता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं कि उन हर एक एम्प्लॉयज़ का अपना नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, अब कुछ एम्प्लॉयज़ हम बोलें कि मॉनिटरी वे में क्या हो सकते हैं कि मोटिवेट हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कि वो केवल बातों से मोटिवेट हो सकते हैं। तो हम कहें कि जो भी टेक्निक आप यूटिलाइज़ करिए एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन के लिए कि वो
अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मीन्स एक ऐसी टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन आप कीजिए कि जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बराबर की बातें करें, और हम कहें कि हर एम्प्लॉयज़ के नेचर के अकॉर्डिंग कि आप इस चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करिए कि कौन एम्प्लॉयज़ किस चीज़ से मोटिवेट हो सकता है, किस एम्प्लॉयज़ से आप कैसे काम कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक, तो ये यहाँ पे बात आती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 5, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। अब देखिए कि कम्युनिकेशन की बात आती है कि जैसे बोला जाए कि जब डायरेक्टिंग की बात आती है तो कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे बातें जाएं। हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कहने का मतलब कि टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उन इंस्ट्रक्शन को जो फॉलो कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़, उनसे भी आप टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहिए कि उनकी क्या राय है कि जो काम के लिए उनको बोला गया है क्या वो काम सही तरीके से दिया गया है, क्या जो हम कहें कि टेक्निक्स यूटिलाइज की जा रही है क्या वो सही वे में है कि नहीं। दैट्स मीन्स हम कहें कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कि जैसे कि हम बोलते हैं कि आप लोग से अक्सर हम बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ केवल हम टीचिंग करें, ऐसा नहीं, आप अपने प्रॉब्लम्स को भी बताइए। क्योंकि हो सकता है कि हम टीचिंग जो कर रहे हैं वो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको टॉपिक समझ में ना आए, चीज़ें समझ में ना आए, तो इससे क्या होगा कि हम तो पढ़ाते रहेंगे कंटिन्यूस, लेकिन आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगे, और आपके अंदर जो होता है स्टडी का हम कहें कि जो कॉन्शियस होना चाहिए, कि जो उत्साह होना चाहिए, वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, और आपका पढ़ाई से जो रुचि थी वो दूर हो जाएगी कि आप पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए जब आप अपने तरफ से बताएंगे कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ऐसे आप कीजिए, तो जब तक दोनों तरफ से बातें नहीं होंगी कि मीन्स एक मिड का सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, तो तब तक हम कहें कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम लोग का यहाँ पे है BHU BCom एंट्रेंस क्वालिफाई करना, तो वो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यही चीज़ें होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि प्लान्स पॉलिसीज केवल बना देना इंपॉर्टेंस नहीं है, साथ ही साथ क्या करिए कि एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से समझाइए, उनसे उनका फीडबैक लीजिए कि क्या वो चीज़ें सही हैं कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम बोलें उस चीज़ों को एम्प्लॉय को ही करना है। कि जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स आपको देना है, अगर आप ही चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है पढ़ाने का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्ट्रेटजिक यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कि जैसा कि हम आपको बताएं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स दोनों तरीके के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो जो एक अच्छा हम कहें कि सुपरवाइजर होता है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं कि मीन्स इनफॉर्मल रिलेशन जो होते हैं उनका बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसको मीन्स दिमाग से काम करना चाहिए। कि कहने का मतलब कि उसको क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन तो बैठाना चाहिए, मीन्स जो एक फॉर्मल रिलेशन है वो बैठाना चाहिए, साथ ही साथ इनफॉर्मल, ताकि इनफॉर्मल रिलेशन से होता क्या है कि उसको उन एम्प्लॉयज़ के बीच की चीज़ें पता चलेंगी कि क्या एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, नीड्स क्या हैं, कि ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। इफेक्टिव लीडरशिप। A manager must possess the quality of good leader. He must guide and counsel his subordinate not only to work on problems but also their person. अब देखिए कि कहने का मतलब है कि जब आप एक सुपरवाइजर या एक मैनेजर के तौर पे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ों को ध्यान में मत रखिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है बस उसी के लिए आपको काम करना है। मीन्स हम कहें कि 24/7 आप बस ये देखते रहे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए कि जो वर्क आप परफॉर्म करा रहे हैं जिस एम्प्लॉय से, क्या वो सेटिस्फाइंग है कि नहीं है, कि उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं। हो सकता है कि हम बोलें कि आप उनको सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपये, उनके घर का खर्चा और 20,000 रुपये, कि अब वो खुशी नहीं हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जॉब छोड़ने की बात सोच रहे हो, या वो आते हैं आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो खुश नहीं हैं, कि डिमोटिवेट हैं, और हम कहें कि उनका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो वो काम कर रहे हैं वो काम की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी खराब हो सकती है, मीन्स जो प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है प्रोडक्ट खराब बन जाए। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा सुपरवाइजर होना चाहिए, कि जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, कि दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, कि ताकि एम्प्लॉयज़ अपने प्रॉब्लम्स बता सकें, और सुपरवाइजर का या आपका कि मैनेजर का भी एक काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को जानने की भी कोशिश करे, ताकि अल्टीमेटली हमारा क्या होगा कि रिजल्ट जो आएगा बिजनेस का ग्रोथ होगा। ठीक, फॉलो थ्रू
A manager must follow through the performance of his subordinate, as mere giving instruction is not directing, but it essential to ensure that its work in done desired manner। अब देखिए कि कहने का मतलब है कि जब आप एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे देते हैं कि किस तरीके से काम करना है, तो सिर्फ आपका काम मीन्स मैनेजर का काम वहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अब उस मैनेजर का काम ये भी रहता है समय समय पे उस कार्य को क्या करे, देखता रहे कि उसका मूल्यांकन करता रहे कि जिस तरीके से बोला गया था क्या उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ उस कार्य को कर रहे हैं कि नहीं, क्या उस सही राह पे चल रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि आप लोग को जब एग्ज़ाम्स में होने से पहले, फाइनल एग्जाम के पहले हम बोले कि टाइम टू टाइम टेस्ट होता रहता है कि मीन्स जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात आता है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मीन्स दिशा निर्देशन के कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका है सुपरविजन, फिर मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ठीक, तो अब हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आइए देखते हैं सुपरविजन क्या होता है। द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज़ वाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कि जब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ रहते हैं तो सुपरविजन के थ्रू क्या किया जाता है कि उनको समय समय पर हम कहें कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो उसका गोल है कि उस कार्य को करने के लिए कैसे उनको क्या करना चाहिए, कि काम करना चाहिए। फिर हम कहें कि वो जब उनको इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, हम समय समय पर उनको गाइड करते रहें कि मीन्स अगर कहीं पर हमें लगता है कि कुछ गलती वो कर रहे हैं तो उस गलती को उनको सुधार करना चाहिए, कि प्रॉपर उनका मॉनिटरिंग करना चाहिए। कि मीन्स ये नहीं कि अब हम एम्प्लॉयज़ को बोल दिए कि आप लोग काम करिए और जाके ऑफिस में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण बन गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि उनको बार बार जाके देखते रहना चाहिए कि हाँ वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम कहें कि वीकली, मंथली, जैसे भी हो उनको क्या करिए, मोटिवेट करते रहिए, प्रॉपर उनसे क्या कीजिए, फीडबैक लीजिए कि हाँ आप जो कार्य कर रहे हैं कि उसमें आपकी रुचि है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, क्या सुपरविजन में आता है। अगर हम कहें कि रोल ऑफ सुपरवाइजर, तो रोल ऑफ मेडिटेटर या लिंकिंग पिन। अब देखिए कि मेडिटेटर की बात क्या है। अगर हम बात करें कि एक जो सुपरवाइजर होता है उसका एक काम होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कि उनको क्या होता है कि काम की वजह से कहें कि मानसिक तनाव आने लगता है, तो अब वो सुपरवाइज़र की ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल हाई रहे। मीन्स अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ भी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऐसा एक हम कहें कि प्रॉपर तरीके से चैनल बनाना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ अपनी प्रॉब्लम्स को कहने में संकोच न करें। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे। फिर रोल ऑफ ए गाइड, whenever subordinate in doubts and they need help, the supervisor guide them टू कम आउट फॉर देयर प्रॉब्लम सिचुएशन। अब देखिए कि कहने का मतलब है कि अगर सुपरवाइजर क्या कर रहा है कि एक बार उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया काम कैसे करना है, उसके बाद भी अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा काम कैसे करना चाहिए, तो सुपरवाइजर का एक काम होता है कि वो जाकर उनको प्रॉपर गाइड करे ताकि जो एम्प्लॉयज़ है कि जहाँ पे उसको समझने में कोई भी कठिनाई आ रही उन चीज़ों को समझ सके और वो अपने काम को अच्छे से कर सके। अगर ऐसा सुपरवाइजर है कि वो बोल दिया कि नहीं हम एक बार बोल दिए उसके बाद हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, आप लोग करिए, तो ऐसे में क्या होगा कि वो एम्प्लॉयज़ अच्छे से नहीं करेंगे और जो हम कहें कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कि इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन और फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। अब देखिए सुपरविजन का क्या इंपॉर्टेंस है। ensures issuing of instructions. The supervision makes sure that all the instructions are communicated to each and every employees. अब देखिए कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है कि सुपरविजन में ये चीज़ों को पता लगाया जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है क्या वो सभी एम्प्लॉयज़ को पता चल चुके हैं कि नहीं। कि कभी कभी क्या होता है कि टॉप लेवल से जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो जो बॉटम लेवल के या मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता ही नहीं रहता कि हाँ क्या पॉलिसी बनाई गई है। तो इस सुपरविजन के माध्यम से हम सकते हैं कि इस चीज़ को क्लियर किया जा सकता है कि जो पॉलिसी बनाई गई थी क्या वो सभी को पता चल पाई सही समय पे कि नहीं। फैसिलिटेट कंट्रोल्स मीन्स मैच बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटपुट। अब देखिए कि सुपरविजन के थ्रू हम बोले कि इंस्ट्रक्शन देना ही काम नहीं है कि उसका आउटपुट क्या निकल रहा है वो भी देखिए कि मीन्स दोनों के बीच में क्या कोई वेरिएंस आ रहा है कि जो एक्चुअल मीन्स हम बोले कि रियलिटी में बोला गया था उनसे करने के लिए वही एक्चुअल में उन्होंने किया। मीन्स हम कहें कि जो उनको टास्क दिया गया था क्या टास्क उसी अकॉर्डिंग उन्होंने परफॉर्म किया या दोनों में कुछ वेरिएंस आ रहा है। ठीक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर सुपरवाइजर के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम कर सकते हैं कि उनको प्रॉपर अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे तो उनकी जो
काम करने के तरीके रहेंगे, हम कहें कि जो वर्क वो कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से करेंगे, और उससे क्या होगा कि उन एम्प्लॉयज़ का जो पोटेंशियल है वो अपना 100% देंगे। तो और जो भी हमारे कह सकते हैं कि मैन मशीन मटेरियल जो भी चीज़ें हैं कि हम उसका बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वहाँ पे वेस्टेज हमारे कम होंगे, आइडल टाइम कम जाएगा, क्योंकि समय कि वो एम्प्लॉयज़ काम जितने समय के लिए करना चाहिए वो उस प्रॉपर टाइम तक काम करेंगे, बेवजह का वहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए डिसिप्लिन, द स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर इंकरेज द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स टू बी मोर डिसिप्लिन, मीन्स अनुशासन। कि अब ये देखिए कि अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि वहाँ पे कभी भी उनका निरीक्षण करने के लिए कोई आ सकता है, तो उससे क्या होगा कि वो कार्य को करने के लिए अनुशासित रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ भी वो गलती करेंगे तो उस गलती की सज़ा उनको मिलने वाली है। तो इसलिए कि सुपरविजन क्या करता है कि उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर कह सकते हैं कि अनुशासन की प्रवृत्ति को डेवलप करता है। ठीक, feedback, the supervisors are directly dealing with the subordinates, so they are the best person to give the feedback to subordinates। अब देखिए कि जो सुपरवाइजर हमारे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जब एम्प्लॉय से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। अब टॉप लेवल का एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली बॉटम लेवल के एम्प्लॉय से हम कहें कि नहीं कनेक्टेड रहता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी उनके फीडबैक्स होते हैं कि मीन्स जो भी उनके तरफ से एम्प्लॉयज़ की तरफ से की जानकारी चाहिए होती है कि क्या प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स, जो भी उनको इशूज़ हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर सकता है कि सुपरवाइजर लेकर और जो हम बोलें कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके तक पहुंचा सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। improves motivation, the relationship with the supervisor is a very good incentive to improve the motivation level of employees। और देखिए अगर सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच का रिलेशन अच्छा है तो याद रखिएगा कि एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम करेंगे। रीजन की अगर हम कहें कि सुपरवाइजर जो है कि एम्प्लॉयज़ की सारी बातों को सुन रहा है और टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचा रहा है कि उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहा है, और साथ ही साथ हम बोलें कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से पॉलिसी बनाई जा रही है वो जो हमारा कहें कि बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो सही से कम्युनिकेट कर रहा है, समय समय पर उनको गाइड कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि दोनों लोगों के बीच के संबंध जो रहेंगे वो अच्छे रहेंगे और एम्प्लॉयज़ खुश होकर काम करेंगे। फिर मेंटेन ग्रुप यूनिटी, सुपरवाइजर प्ले ए की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमॉन्ग वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम, ही मेंटेन्स हार्मोनी अमॉन्ग द वर्कर्स बाय सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स। अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि हम कहें कि 12 एम्प्लॉय अगर एक ग्रुप में काम कर रहे हैं या एक डिपार्टमेंट में, तो उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कहें कि वो क्या करें कि जो हमारा सुपरवाइजर है सॉल्व करता रहे, तो उससे क्या होगा कि उन एम्प्लॉयज़ के बीच में एक मधुर संबंध रहेगा। और साथ ही साथ हम कहें कि कुछ देखिए कि सुपरवाइजर रहते होते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ के बीच में हम कहें कि झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा जो रहेगा ना उनके मन में कि कर सकते हैं कि क्लेश रहेगा, कि एक दूसरे के प्रति निगेटिविटी रहेगी। तो इस सुपरवाइजर का हम कहें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो क्या करे कि वहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे, वर्किंग इन्वायरमेंट जहाँ पे है कि जहाँ पे वो सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है मोटिवेशन, कि यहाँ पे हम कहें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डायरेक्टिंग का कह सकते हैं कि एलिमेंट्स है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी। कि मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज, इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज एज इट इज़ विलिंगनेस टू डू द वर्क। अब देखिए किसी भी के लाइफ में हम कहें कि मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है। कि हम कहें कि उस आपके ही जीवन की बात की जाए कि मीन्स दैनिक जीवन की बात की जाए कि अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, मीन्स इंटरनली आप खुश हैं, तो कोई भी कार्य करना होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे इन कंपेरिजन टू जब आप दुखी हैं। तो इसलिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कि एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहें, मीन्स हमेशा वो इंटरनली खुश रहें, कि उससे क्या होगा कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको आसानी से अचीव किया जा सकता है। अब देखिए कि मोटिवेशन का हम कह सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि कैसे कोई एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो सकता है। हम बोलें कि कोई एम्प्लॉयज़ क्या होता है कि उसको हम बोनस दे दें, उससे वो मोटिवेट रहेगा। हम
कहें कि कोई एम्प्लॉयज़ ऐसा है कि जिससे हम कि थोड़ा सा उसके घर परिवार के बारे में हाल चाल पूछ लें तो वो उससे खुश हो जाता है कि नहीं चलिए कि जो मेरा मैनेजर है टॉप लेवल मैनेजर कि वो हमें क्या कर रहे हैं कि नहीं हमारे परिवार के बारे में भी पूछते हैं कि मीन्स हमारा दुख दर्द वो बांट रहे हैं। फिर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनको आप ले जाइए पिकनिक वगैरह पे, मीन्स उनको टूर पैकेज दे दीजिए, उससे खुश रहते हैं कि हाँ उनको क्या होता है कि अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताने का वक्त मिल जाता है कि मीन्स समय देने का वक्त मिलता है कि। और साथ ही साथ हम बोलें कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जिनको पार्टीज़ वगैरह पसंद है कि मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पे पार्टीज़ करा देना चाहिए। कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जिनको खेल कूद में रुचि होती है तो कुछ ऐसा गेम्स वगैरह कराना चाहिए। तो हम कहें कि ये मोटिवेशन के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए। और अल्टीमेटली हम कहें कि मोटिवेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे वर्क में हैं मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो अपने कार्य को 100% जो होता है कि जो उनका 100% है वो अपना 100% दे, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जाए। और हम कहें कि जो हमारा कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ किया जाए, कि जो हमारा बेकार का समय जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम कहें कि वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। ठीक, तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मोटिवेशन के बारे में और बात करेंगे। अभी डायरेक्टिंग का एक क्लास और होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टिंग को ख़त्म करेंगे, जहाँ पे अभी आप देखिएगा कि हमारा ये मोटिवेशन के बारे में बताएंगे, फिर कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।